हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए CTET का पर्यावरण अध्ययन जो EVS सब्जेक्ट होता है उसका 30 धमाकेदार क्वेश्चन को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये प्रश्न वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, CTET के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक बार इन प्रश्नों को जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम दिलाने से पहले। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थी का नेतृत्व करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो EVS पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। अगला प्रश्न है, EVS शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। अगला प्रश्न है, EVS कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। अगला प्रश्न है, EVS कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानी कहने का उपयोग मदद करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, EVS कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियों और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे उन्हें मदद मिलती है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विज्ञान सीखने के लिए प्रयोग से संबंधित कौशल विकसित करना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को PT सीरीज के बारे में पढ़ाते हुए वह कई उदाहरण देकर पाठ शुरू करती है और छात्रों से उन विशेषताओं को खोजने के लिए कहती है जो उनके पास थी, वह उपयोग कर रही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेरक दृष्टिकोण, ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें लिखा है, कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ है और गधा चलते समय लंगड़ा कर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पशुओं का अधिभार और शोषण। अगला प्रश्न है, EVS के पीछे की विचारधारा अरबिंदो और गांधी जैसे शैक्षिक विचारधारकों के दर्शन के साथ मेल खाती है जैसे कि EVS। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चों का समग्र विकास। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, EVS वर्ग के लिए बच्चों के प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि वे एक संकेतक है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चे क्या जानना चाहते थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, EVS में स्टोरी टेलिंग एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह दूसरे के संदर्भ में स्थिति की कल्पना करने की क्षमता विकसित करता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, एक प्राथमिक शिक्षक बच्चों के साथ EVS कक्षा में विभिन्न फसल त्योहारों पर चर्चा कर रहे हैं, यह उनकी मदद करेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी में दो दिया है, ए इन त्योहारों के बारे में जानना, और जो है वो बी है, हमारे देश में कटाई की प्रक्रिया के संबंध में मौजूद विविधता को समझना। अगला प्रश्न है, विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यह समय के साथ बदलता रहता है।
अगला प्रश्न है विज्ञान में व्यवहारिक कार्यों में छात्र शामिल हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सामग्री और अप्रत्यक्ष अनुभव से जुड़ना। अगला प्रश्न है विज्ञान शिक्षण में दृष्टिकोण होना चाहिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल केंद्रित। कोई भी अगर हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बाल केंद्रित ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा जूम किया हूँ, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कार्बन कार्बन बनने के रूप में होता है, तो ये जो कथन है वो असत्य है। अगला प्रश्न है इसमें निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, मानव। अगला प्रश्न है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पहला हो जाएगा, विलुप्त के करीब जीव। दोस्तों ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है सीटेट में, तो रेड डाटा बुक वाला जो से संबंधित जो भी प्रश्न है उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाया जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, आयरन वुड। अगला प्रश्न है सर्वाधिक प्रचलित जैव कीटनाशक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, नीम। अगला प्रश्न है पर्यावरण के किस वैचारिक क्षेत्र में पदार्थ के लिए न्यूनतम भंडारण क्षमता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, वायुमंडल। अगला प्रश्न है एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, चक्रीय। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कचरे को जला दे। ये जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है, तो कचरे को जला दे। अगला प्रश्न सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, पहले परावैगनी आएगा, उसके बाद दृश्य है, उसके बाद अवरक्त है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी की ओर, तो सबसे छोटे में परावैगनी है, उसके बाद दृश्य है, उसके बाद अवरक्त है। तो इसी संदर्भ में अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 55 डेसिबल। अगला प्रश्न है वन उन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस संगठन के स्तर में वृद्धि होती है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग नहीं है, मतलब जल से नहीं फैलता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये देखिए ट्यूबरकुलोसिस, ये जो बीमारी है ये जल से नहीं फैलता है। अगला प्रश्न है प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, मिनीमाता एवं फ्लोरोसिस। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही है। ये जो मैं अभी प्रश्न बताया हूँ दोस्तों इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।